आज की वीडियो में हम वर्क एजुकेशन का यूनिट 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जो यूनिट 2 है आपका, इसका नाम है कार्य शिक्षण का संगठन और प्रबंधन। तो कार्य शिक्षण यानी जो वर्क एजुकेशन है या फिर वर्क एजुकेशन जो पढ़ाया जाता है उसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें और प्लान करें, क्योंकि वर्क एजुकेशन के अंदर बेसिकली सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं। तो उनको ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और ये दोनों ही चीज़ें किसके कंधों पर आती हैं? ऑफ कोर्स टीचर के, क्योंकि टीचर ही क्या करेगा, इसको ऑर्गेनाइज करेगा और मैनेजमेंट करेगा क्लासरूम के अंदर। तो ये वाली यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। तो पहला टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं हम, ज्ञान का महत्व या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, विभिन्न गतिविधियों द्वारा कौशल विकास की समझ व कार्य। तो ज्ञान का महत्व यहाँ पर ये है कि जो वर्क एजुकेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट करना आता है आपको, ज्ञान आपको है उस चीज़ का या नहीं है। तो देखते हैं, आगे चलते हैं, हम इसको समझते हैं डीपली। एक कला शिक्षक को, जो भी वर्क एजुकेशन का टीचर है, अभी आप वर्क एजुकेशन पढ़ रहे हो तो आपको मान के चलना है कि आप वर्क एजुकेशन के टीचर हैं। तो इसको विभिन्न ज्ञान की समझ होना आवश्यक है, जैसा कि हमारा टॉपिक कहता है। क्यों? ताकि वह विभिन्न गतिविधियों का प्रबंधन और आयोजन कर सके, क्योंकि वर्क एजुकेशन के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। तो इसके अंदर आपको कौन सी 3 बातें हैं जो समझ होनी चाहिए, जिसकी आपको ज्ञान होना चाहिए। पहला, संगठन की योजना बनाना, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्लान करना है आपको। मान लीजिए कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है तो पहले उसका खाका तैयार करना है, यानी कि आपको चयन करना होगा कि कौन सी एक्टिविटी करानी है, क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, कितने बच्चों का ग्रुप होना चाहिए, क्या इंडिविजुअल होना चाहिए या फिर कोई ग्रुप होना भी चाहिए या नहीं, या फिर 2 क्लासेस एक साथ मिलके करें। तो ये सारी चीज़ें प्लान करना। फिर सेकंड थिंग आती है गतिविधियों का चालक, यानी कि अब आपने प्लानिंग तो कर ली, अब आप क्या करेंगे, उस एक्टिविटी को काम में लाएंगे, क्रियान्वयन करेंगे उसका। तो किस तरीके से आप एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। जैसे कोई भी एक्टिविटी है, आप मान लीजिए कि आप सैलेड बनाना सिखा रहे हैं बच्चों को, आपने कच्ची सब्जियां और फल मंगवा लिए हैं बच्चों से, तो आप एक्टिविटी को स्टार्ट कैसे करोगे? पहले तो आपने प्लान कर लिया, उसके बाद आपको अब करना है एग्जीक्यूशन करना है उसका। तो उसके लिए सबसे पहले एक्टिविटी की आप क्या करेंगे, प्रस्तावना, शुरू में इंट्रोडक्शन देंगे कि बच्चों आज हम ये करेंगे और ये फल सब्जियां हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं होता ना कि बस आते ही एक्टिविटी स्टार्ट करा दी। तो पहले इंट्रो देना और फिर कौन से शिक्षण विधि का यूज़ करना है, ये सब आप वहाँ पर देखेंगे। मतलब अब आप एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे। फिर आता है मार्गदर्शक के रूप में, यानी कि अब आप क्या बन जाएंगे, एक तरह से गाइडेंस देंगे बच्चों को थ्रू द एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी गतिविधि हो रही है तो साथ ही साथ आप उनको गाइडेंस देते रहेंगे, निर्देशन देते रहेंगे। तो ये तीनों चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कला शिक्षा के अध्यापक को, ताकि वो अच्छे से कला शिक्षा की गतिविधियों को क्रियान्वयन करवा सके। इसी में क्या है, एक ब्लूम टैक्सोनॉमी इस सिद्धांत का पुनः प्रयोग किया गया। मतलब कि ये ब्लूम टैक्सोनॉमी की थ्योरी नहीं है, उसी थ्योरी को रीरीड किया, रिवाइज किया है किसने, एंडरसन और ट्रैथवॉल ने। तो इन्होंने रीरीड क्या बताया कि सबसे पहली चीज़ होती है रिमेम्बरिंग, यानी कि चीज़ों को याद करना या फिर एक तरह से प्लान करना, समझना। फिर होता है अंडरस्टैंडिंग, मतलब फिर अब समझ विकसित करना। उसके बाद जब हमने समझ लिया उसको अप्लाई करना, किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई करना। फिर क्या करना, एनालिसिस, यानी विश्लेषण करना कि क्या ये ठीक हो रहा है या नहीं, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। उसके बाद आपने कर दिया काम, तो अब आता है आपका इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना कि किस हद तक आपने काम को ठीक किया है। और फिर लास्ट में आता है क्रिएटिंग, कि अब आप जो है आपने इवेल्युएट कर लिया, अगर कोई कमी आपको लग रही है तो उसकी जगह पर आप क्या डाल सकते हैं, क्या नया क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे ना पेपर में, कि आप एक कला शिक्षक के रूप में आपको किन बातों का ज्ञान होना चाहिए या ज्ञान का क्या महत्व है, तो वहाँ पर आप ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो ये सिद्धांत है, जो ये स्टेयर वाइज बना हुआ है एक तरह से,
तो इसको आप वहाँ पर ज़रूर डिफ़ाइन करें और ऐसे ही बना के करें, अच्छे से स्केल से बनाएं, सुंदर सुंदर। मैंने तो ऐसे ही हाथों से बना दिया है बस समझाने के लिए। और आप ये ज़रूर लें कि ये ब्लूम टैक्सोनॉमी थ्योरी नहीं है, बल्कि ब्लूम टैक्सोनॉमी थ्योरी को क्या किया है, पुनः प्रयोग किया है एंडरसन और क्रथवॉल ने। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि विभिन्न गतिविधियों की विभिन्न भूमिका होती है। हाँ, क्योंकि वर्क एजुकेशन के अंदर हम जितने टाइप की एक्टिविटीज़ कराते हैं उन सब में अलग अलग कौशल विकास होता है बच्चों का। तो इसमें क्या महत्व हो जाता है, आपको किस तरीके से, एक तरह से आप कह सकते हैं कि महत्व क्या है इन एक्टिविटीज़ का। तो सबसे पहले क्या, उचित गतिविधि का चुनाव, कि आप जो अच्छी गतिविधि का चुनाव कर पाते हैं अगर आपको ज्ञान है, समझ है वर्क एजुकेशन की। फिर गतिविधि की पूर्णता, आप कोई भी एक्टिविटी हो उसको अच्छे से पूर्ण कर पाते हैं, मतलब उस गतिविधि का जो एम है, लक्ष्य है, उसे प्राप्त कर पाते हैं। उसके बाद गतिविधि सुचारू रूप से घटित, कि कोई भी गतिविधि आप करा रहे वो बहुत ही अच्छे से स्मूथली चलती है, कोई रुकावट नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होती। उद्देश्य पूर्ति, जो भी उद्देश्य से एक्टिविटी कराई जा रही है वो पूर्ति की जाती है। और अनुशासन, यानी थ्रू द ऑल द एक्टिविटी डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। इसके बाद है कि कौन से आवश्यक गुण हैं जो होने चाहिए इस मतलब एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर प्लान करने के लिए। तो पहला योजना की समझ, तो ये योजना की समझ यानी प्लानिंग कैसे की जाती है ये आपको आना चाहिए। अच्छा प्रबंधक, आप एक गुड मैनेजमेंट कर सकें, गुड मैनेजर हो, ये भी ज़रूरी है। विभिन्न कच्चे माल व स्रोत की समझ, क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा है प्रोडक्शन का, एक्टिविटी के थ्रू आप कुछ बनाना सिखाएंगे बच्चों को, तो कुछ बनाने के लिए हमें पहले कुछ कच्चा माल भी तो चाहिए, तो उसकी समझ भी होना ज़रूरी है। संज्ञानात्मक ज्ञान की समझ, ये कॉग्निटिव तो बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है। अधिगमकर्ता को मार्गदर्शन देना, अब क्या करेंगे, जो लर्नर्स हैं, जो सीख रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस देते रहना चाहिए, निर्देश देते रहना चाहिए कि अब आपको ये करना है, ये करना है। और एक्टिविटी कराते हुए तो मतलब हर एक मिनट में बताना पड़ता है कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये गलत कर दिया, तो फिर मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप वहाँ पर निर्देश या मार्गदर्शन करते रहें बच्चों का। अब अगला टॉपिक है आपका वार्षिक गतिविधि योजना, यानी कि एनुअल प्लानिंग करनी है आपको, बनाना और संगठित करना। तो कैसे एक मतलब पूरे साल का आपको बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप ले लीजिए। तो क्या करना है आपको यहाँ पर कि एक एनुअल वर्क एजुकेशन की एक्टिविटीज़ की प्लानिंग करनी है कि पूरे साल भर में आप कैसे बच्चों को वर्क एजुकेशन की एक्टिविटी कराएंगे, उसके लिए आप कैसे टाइम टेबल मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आवश्यक बातें, कि कौन सी आवश्यक बातें हैं जब हम एनुअल प्लानिंग करते हैं या गतिविधि योजना को बनाते हैं तब। तो पहली बात, समय के अनुरूप गतिविधियाँ, कि जो एक्टिविटीज़ है वो टाइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि टाइम क्या चल रहा है वो हमें ध्यान रखना है। मान लीजिए कि अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, तो अक्टूबर में क्या आता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, तो हम कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं, गांधी जी के ऊपर पोस्टर बनाना है ना, कार्ड्स बनाना। तो टाइम के अनुरूप, जैसे रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का महीना है, अगस्त है, तो हम अगस्त के महीने में कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं, राखी बना सकते हैं ना, पेपर को क्विलिंग करके। तो टाइम के अनुरूप आप एक्टिविटीज़ को ऐड ऑन करेंगे। दूसरा, आवश्यक और वैकल्पिक दोनों गतिविधियों का समावेशन। आपने लास्ट ईयर पढ़ा है कि असेंशियल और असेंशियल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, और दूसरा होता है वैकल्पिक, यानी कि आवश्यक और वैकल्पिक। आवश्यक मतलब जो ज़रूरी है बिल्कुल ही, और जो वैकल्पिक होती है वो होती है आपके इंटरेस्ट को लेकर या फिर आपके व्यवसाय को लेकर एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें आप चुन सकते हैं कि करना है या नहीं करना। तो ये दोनों तरह की एक्टिविटीज़ आप कराएंगे स्कूल टाइम पे जब भी आप वर्क एजुकेशन की प्लानिंग करेंगे। बालक के स्तर अनुसार, यानी जो बालक है बिल्कुल उसके स्तर अनुसार ही होनी चाहिए। अब छोटा बच्चा प्राइमरी का, उससे हम कुकिंग तो नहीं करा सकते, गैस तो नहीं जलाएगा वो बच्चा, तो उनके स्तर के अनुसार ही एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। उचित समय अंतराल, समय का अंतराल अच्छा होना चाहिए, ऐसा भी ना हो कि रोज़ ही वर्क एजुकेशन की एक्टिविटी हो रही है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो ये लिमिटेड टाइम के बाद जो है एक्टिविटी को करवाना चाहिए। उपयुक्त सामग्री का संकलन, और जितनी भी सामग्री की आवश्यकता हो एक्टिविटी को कराने के लिए वो पहले ही संकलित कलेक्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर एक्टिविटी के दौरान हम ये कहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये ले आओ, वो ले आओ, तो ऐसे एक्टिविटीज़ अच्छे से नहीं चल पाती। तो ये थी आवश्यक बातें। अब हम देख लेते हैं कि जब आप टाइम टेबल बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे।
तो ये मैंने यहाँ पर 1 मंथ का आपको एक्टिविटी प्लान टाइम टेबल बना के दिखाया है। मैं भी समझा देती हूँ आपको। मैंने बनाया है ये अप्रैल का, क्योंकि जो नया सेशन स्टार्ट होता है बच्चों का वो अप्रैल से ही होता है। जैसे अभी स्टार्ट हो गया बच्चों का 1 तारीख से 8th तक के सभी बच्चे प्रमोट हो गए हैं, तो अब उनका नया सेशन स्टार्ट हो गया है। तो जब आप वर्क एजुकेशन के टीचर हैं तो आपको पूरे साल का प्लान करना है, तो आप पहले अप्रैल उठाएंगे। आपने सीरियल नंबर लिखेंगे, सबसे पहले जो कॉलम बनाने हैं सीरियल नंबर, तो ये 1 हो गया। मंथ कौन सा है? अप्रैल। और उसके बाद ही हमें इसे जो अप्रैल का महीना है इसे 4 भागों में बांटना होगा, क्योंकि एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4। तो ये मैंने लास्ट में कॉलम बनाया क्योंकि मेरे पास टाइम मतलब मैं भूल रही थी यहाँ पे बनाना। तो आप क्या करेंगे, ये जो सप्ताह वाला है इसको मंथ के बगल में बना लेंगे और 4 भागों में बांटेंगे। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। यानी कि आपको एक महीने में 4 एक्टिविटी करानी है, हर हफ्ते वर्क एजुकेशन की एक एक्टिविटी। तो हमने यहाँ पे कर लिया। तो अप्रैल का महीना है, जो पहला हफ्ता है हमने उसमें ले लिया गतिविधि। अब हमने मंथ भी ले लिया और सप्ताह भी 1 हो गया हमारा। अब हम बताएंगे गतिविधि क्षेत्र, यानी कौन से एरिया से आपने एक्टिविटी ली है, मतलब ये असेंशियल वाली है या फिर वैकल्पिक वाली है। तो हमने बताया कि नहीं, ये आवश्यक वाली है। 2 टाइप की एक्टिविटी होती है ना, आवश्यक और वैकल्पिक। तो आवश्यक में अगर आप जो एक्टिविटी करा रहे हैं वो आवश्यक वाली है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आवश्यक कि इसका एरिया क्या है, आवश्यक है। फिर विधि, आपने कौन सा मेथड यूज़ किया, तो इसके अंदर मैंने किया समूह कार्य, यानी टीम वर्क वाला हमने मेथड यूज़ किया है। फिर गतिविधि का नाम, तो नाम है संस्थान की सफाई करना, क्योंकि ये जो सफाई और कुकिंग वगैरह होता है ये आवश्यक कार्य होते हैं, तो इसलिए ये आवश्यक एरिया में था। अब हमने गतिविधि का नाम भी लिख दिया। उसके बाद आवश्यक सामग्री कि इस सफाई को करने के लिए क्या क्या ज़रूरत असमानता, झाड़ू, पोछा, पानी, फिनाइल एक्सेट्रा। और एक कॉलम होगा आपका टिप्पणी का, जो आप खाली भी छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से ये अप्रैल का पहला हफ्ता हो गया। फिर मान लीजिए दूसरा हफ्ता लिया हमने, इसमें एक एक्टिविटी ली जिसका क्षेत्र क्या है, वैकल्पिक, ऑप्शनल वाला है। इसमें हमने कौन सी विधि यूज की, प्रदर्शन विधि, यानी पहले टीचर करके दिखाएगा फिर बच्चे करेंगे। और गतिविधि का नाम है फाइल का कवर बनाना, और इसके लिए ज़रूरी सामान जो है अखबार, गोंद, कैंची एक्सेट्रा आप लिख देंगे। क्योंकि देखिए अप्रैल के महीने में कोई त्यौहार वगैरह तो आता नहीं है कोई खास कि उससे रिलेटेड हम एक्टिविटी करा सकें। तो जितने भी ये महीने होते हैं ना जिसमें आपको समझ में ना आए कि क्या त्यौहार चल रहा है या क्या चल रहा है बाहर, तो आप क्या क्या करवा सकते हो, फोल्डर बनवा लो, कलम का स्टैंड बनवा लो, है ना, सैलेड बनवा लो। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल होती हैं वो आप करवा सकते हो। बाकी जब ये जो अप्रैल का महीना है इसके बाद आप डालेंगे मई, तो फिर मई में भी आप ऐसे 4 हफ्ते डिवाइड करेंगे। फिर एक्टिविटी का नाम लिखेंगे, उसका एरिया लिखेंगे, टिप्पणी लिखेंगे, मेथड लिखेंगे और आवश्यक सामग्री लिखेंगे। और इस तरीके से क्या करेंगे, आप 12 के 12 महीनों का एनुअल प्लानिंग बना लेंगे। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बनाना है एनुअल प्लान। तो इसी तरीके से कॉलम वाइज आप स्केल का यूज़ करके पेपर में बनाएंगे जब ये आएगा। हो सकता है कि पेपर में आपको महीनों के नाम ही दे दें कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च का बनाइए, तो और इजी हो जाएगा फिर आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे एग्जाम्स में। अब अगला जो टॉपिक है उत्पादन, प्रबंधन और लागत, यानी कि प्रोडक्शन। अब इसको मैनेजमेंट कैसे करना है और इसकी कॉस्टिंग कैसे होती है, तो थोड़ा सा अब आपको अर्थशास्त्र वाला दिमाग यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, आपने सुना ही होगा। क्या होता है प्रोडक्शन? कच्चे माल या फिर अनुपयोगी चीज़ से कोई उपयोगी चीज़ बनाना। मान लीजिए कोई कच्चा माल है, जैसे दूध से पनीर बनाना हो गया है ना, तो दूध कच्चा माल है हमारे लिए। और अनुपयोगी चीज़ से उपयोगी चीज़, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ हमारा अब वेस्ट हो गया तो हम उसका कवर वगैरह बना रहे हैं, तो ये यूज़ हो गई चीज़। तो आपने एक नई चीज़ बनाई ना जो अब यूज़फुल है, तो इसका मतलब है कि आपने प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया। अब ये जो शब्द हैं उत्पादन, इसको इंग्लिश में मैन्युफैक्चर भी कहते हैं। और ये जो मैन्युफैक्चर ये लैटिन शब्द है जो 2 लैटिन शब्दों से मिला है। पहला है मैन्यूस और दूसरा है फैक्टस। और मैन्यूस का मतलब होता है हैंड यानी हाथ, और फैक्टस का मतलब होता है बनाना, यानी सीधा सा अर्थ है हाथों से बनाना। तो ये यहाँ पर आपको अर्थ क्लियर हो गया होगा। अब होता है उत्पादन का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, कि आप जो है कैसे मैनेज करेंगे इसको जब आप प्रोडक्शन वगैरह करेंगे। यानी कि सीधी सी बात है कि आप बच्चों से कोई एक्टिविटी के थ्रू कुछ बनवा रहे हैं या कुछ सिखा रहे हैं, या फिर आप खुद ही कुछ बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो किस तरीके से आप मैनेज करेंगे।
तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए इनपुट रिसोर्सेज की। कुछ इनपुट रिसोर्सेज होती हैं, यानी कि आगत संसाधन आपको लगाना पड़ेगा, जिसमें मानव सामग्री, पैसा, मशीनें। आप खुद ही सोचिए, कोई फैक्ट्री लगानी है तो स्टार्टिंग में आपको इनपुट तो डालना पड़ेगा, तभी तो आउटपुट होगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। दूसरी चीज़, आगत से उत्पादन करने की क्षमता। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपने जो भी आगत लगाया, मशीन लगाई, सामान लगाया, लेबर लगाया, उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन बन के आना चाहिए जो आपके लिए भी यूज़फुल हो। उसके बाद सहयोग और समूह के प्रति सकारात्मक भावना, क्योंकि ये जो काम है प्रोडक्शन का, एक इंसान अकेला नहीं करता, 2-3 इस तरीके से होते हैं, 2 तो पार्टनर्स होते ही हैं। तो वहाँ पर आपका ना सहयोग और समूह के प्रति ना सकारात्मक भावना होनी चाहिए, मिलके काम करने वाली भावना। उसके बाद कार्य नियंत्रण की, जो आपका वर्क है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, कि अगर ज़्यादा डिमांड है तो आप ज़्यादा कर सकें, कम डिमांड है तो कम कर सकें। ऐसा ना हो कि डिमांड है ही नहीं लेकिन प्रोडक्शन रुक ही नहीं रहा। तो इन कंट्रोल आपके होना चाहिए अगर आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, यानी गुणों की व्याख्या। जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होती है ना, तो वो क्वालिटी जिस वजह से लोग उसको ले रहे हैं या वो फेमस है जिस चीज़ के लिए, जो उसकी विशेषता है, तो उसकी क्वालिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए शर्मा जी कचौड़ी वाला है, तो उसकी कचौड़ी बहुत फेमस है, तो आप जाते हैं वहाँ पे खाते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आज हमने कचौड़ी खाई तो टेस्ट कुछ और था, कल हमने खाई तो टेस्ट कुछ और था, तो टेस्ट चेंज तो नहीं हो सकता ना। तो ये यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो क्वालिटी कंट्रोल है वो रहनी चाहिए। जो हमारे हर एक जितनी भी आप यूनिट बनाएंगे वो सब सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ये इकोनॉमिक वाला है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा इसको। फिर आता है लागत। लागत का मतलब एक तरह से आप देख लीजिए उत्पादन में लगा कुल पैसा, कि आपने जो भी प्रोडक्शन किया, चाहे आपने एक पेन बनाया है या एक कचौड़ी ही बनाई है, तो उसमें जो पैसा आपने लगाया, चाहे वो गैस का पैसा हो, आपकी मेहनत हो, मैदा हो, ऑयल हो, इन सब का पैसा जो आपने लगाया वो होती है लागत, यानी कि कॉस्टिंग। आपने उसमें कॉस्ट दिया है। तो ये 2 टाइप की होती है, एक होती है निश्चित लागत, एक होती है परिवर्तनीय लागत, यानी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है जो आपने एक बार में ही लगा दिया फिक्स। जैसे कचौड़ी में आप क्या करेंगे, सिलेंडर आपने ले लिया तो वो पूरे महीने के लिए हो गया, एक ही बार लगा दिया। लेकिन मैदा तो आपको बार बार लेना होगा, तो वो होगा वेरिएबल कॉस्ट, उसमें भी कुछ पैसा लगेगा। तो जब आप उत्पादन का कुल लागत निकालेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हो जाएगा, वो ये है कि निश्चित लागत और परिवर्तनीय जो लागत है उन सबको आप सम अप कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जो बिल्कुल फॉर्मूला है वो है टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू जो फिक्स कॉस्ट है प्लस जो वेरिएबल कॉस्ट है प्लस क्यू, यानी कि इकाई संख्या जो बेची गई, क्वांटिटी, कितनी कचौड़ियाँ आपने बेची, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लिख के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं। कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है जो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ये सिर्फ इसलिए है कि आपका आंसर देखने में अट्रैक्टिव लगे और टीचर को लगे कि यस आप पढ़ के आए हैं। तो इन चीज़ों को वहाँ पर लिख दें जब भी आपसे ये कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर अगला टॉपिक है उत्पाद मूल्यांकन व प्रक्रिया, कि अब इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा प्रोडक्ट का और कैसे प्रोसेस जो है वो अपनाई जाएगी। तो मूल्यांकन का मतलब है बनाए गए उत्पाद का मूल्यांकन, इवैल्यूएट करना। मान लीजिए कि बच्चे ने आपने एक्टिविटी कराई या बच्चे को कुछ सिखाया और उन्होंने कुछ बनाया है, तो आप देख रहे हैं कि वो कैसा है, किस हद तक ठीक बना है। शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, अगर नहीं भी बना तो फिर आप उसमें क्या करेंगे, उनको मार्गदर्शन देंगे, बताएंगे कि क्या कमी रह गई। उसके बाद लगातार गुण निर्धारण, वही क्वालिटी कंट्रोल, कि अगर आप जलजीरा बना रहे हैं तो फिर उसमें जलजीरा वाला टेस्ट होना ज़रूरी है, जलजीरा वाली क्वालिटी होना ज़रूरी है। बेहतर के लिए प्रयास, मूल्यांकन क्यों है, ताकि और बेहतर कर सकें, ठीक है। कार्य की सराहना, और साथ ही साथ बच्चे ने जो भी मेहनत की है उसकी सराहना भी करना बहुत ज़रूरी है। अब इसका प्रोसेस क्या क्या होता है इसके अंदर, जब भी ये प्रोडक्ट किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, तो सामग्री का चुनाव, कि कौन सी सामग्रियों का यूज़ करना है, सही टेक्निक का यूज़, कौन सी टेक्निक हमारे लिए सही होगी, कच्चे माल का गुण, अगर कच्चा माल अच्छा होगा तो प्रोडक्ट जो बन के आएगा ऑब्वियस सी बात है वो भी अच्छा ही होगा। उत्पाद का अंतिम रूप, और इवैल्यूएशन उसका किया जाता है जब उत्पाद पूरी तरीके से बन जाएगा उसके बाद। परिश्रम का सम्मान, इससे क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर एक चीज़ और है कि परिश्रम का सम्मान करना सीखते हैं बच्चे,
जब हम इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं चीज़ों को, बनाई हुई चीज़ों को, तो साथ ही साथ हम ये भी समझते हैं कि उसमें जो मेहनत लगी है वो किस हद तक काम कर रही थी। तो इस तरीके से परिश्रम का सम्मान भी सीखते हैं। फिर आता है आपका कार्य के प्रति दृष्टिकोण की, काम जो भी हो, वर्क जो भी होता है, उसके प्रति जो पॉजिटिव आपका एटीट्यूड बनता है कि हाँ भाई कोई भी, क्योंकि ये भी अवधारणा बनी होती है कि कचौड़ी तो बेच रहा है, कचौड़ी वाला ही तो है, तो नहीं, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, वो भी तो कुछ काम कर रहे हैं अपने हाथों से, तो उनके प्रति पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो हमें रखना चाहिए। फिर कार्य के प्रति रुचि, कि कार्य को करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, नई नई चीज़ें आपके दिमाग में आएँ। अनुशासन, सहयोग की भावना और समूह कार्य यानी टीम के साथ मिलकर काम करने की भी भावना आपके अंदर डेवलप होती है या बच्चे के अंदर डेवलप होती है। तो ये आपका वर्क एजुकेशन का यूनिट 2 था। इसके अंदर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो एनुअल प्लानिंग है तो, और जितनी भी डेफिनेशंस, मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए सारा, कि लागत क्या होती है और जितने भी टॉपिक थे इसके अंदर वो सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जब आप एग्ज़ाम में देखेंगे ना तो हड़ाएंगे नहीं, आपको लगेगा हाँ हो जाएगा, आपके अंडर कंट्रोल होगा क्वेश्चन पेपर, मतलब कि तो आप जो है ना कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए, बाकी पेपर में एकदम रिलैक्स होकर क्वेश्चंस को समझें और फिर आंसर करें।